Hello, dear students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, Pahadpani. This is class 8, subject Science, chapter 13, Sound, ध्वनि जिसे हम बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, जिसमें हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे. जो साउंड जो वाइब्रेटिंग बॉडी में कैसे प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था. कैसे हम इसको फील करते हैं, कैसे हम सुन सकते हैं, ये सब हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में. सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा 13.3. ये भी हमारा हो चुका था आई थिंक. यस, 13.4. आज का हमारा टॉपिक है 13.4, जिसमें हमसे कहा गया है वी आर साउंड थ्रो और अर्स ईयर्स सॉरी. हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. इसे हम क्या बोलते हैं? eardrum बोलते हैं. इसका मतलब ये है जो कान के बाहरी भाग की आकृति की जो फनल जैसी होती है, एक फनल जैसी होती है. जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है. इसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम या कर्णपटह भी हम इसे बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं. इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ थिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. मतलब यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है. यह जानने के लिए जो कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाएं. इसे हम बनाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे बनाना है. इसको आप खुद बनाएंगे. 13.10 में देखिए. टेक अ प्लास्टिक और थिन कैन, कट इट्स एंड्स, stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band. Put 4 or 5 grains of dry cereal on the stretched rubber. Now ask your friend to speak hurry, hurry from the oven and observe what happens to the grain. Why do the grains jump up and down? एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरे काटिए. इसके बाद आपने क्या करना है, इसके दोनों सिरों को काटना है. डिब्बे के एक सिरे पर एक रबर के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबर के छल्ले से कस दीजिए. तानित रबर के ऊपर सूखी अन्य या थर्माकोल के 4 या 5 आपने क्या करना है, दाने रखिए उसमें. अब अपने मित्र से कहिए कि अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर जो उस पर लिखा है हरे हरे बोलने के लिए कहिए. हुरे हुरे. तो देखिए कि अंत के दानों का क्या होता है. जो अंत के दाने ऊपर और नीचे क्यों चलते हैं, ये आपने देखना है. इसे प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तभी आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं द eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibration make the eardrum vibrate. फिगर 13.16 में दिया गया है. ये कह रहा है कि जो कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है, जो ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं. कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है. द eardrum sends vibration to the inner ear
फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी हेयर। जो कर्णफटा कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है, तो वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है और इसकी जो टाइम पीरियड होते हैं, ये अपनी प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सॉरी, हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ से था हमारा 13.5, यहाँ से हमने देखेंगे स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, जो कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसकी आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, इट्स सिंबल इज Hz। सो स्टूडेंट, जैसे आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, इसका जो संकेत है वो Hz। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। जो हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। हाउ इज इट पॉसिबल? दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। हैव यू एवर थॉट what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sounds on the basis of their amplitudes and frequencies? मतलब क्या होता है कि जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखें बगैर भी आप अनेक जो परिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनि में उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 13.11। इसमें कहा गया है, टेक अ मेटलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून। Strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए और जो उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए, कह रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ साउंड सुनाई देगी। ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे 13.7, जिसमें हमसे कहा गया है, सॉरी 13.6 है पहले, 13.6 ऑडियोबल एंड इनऑडियोबल साउंड्स।
श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। We know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक जो कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? The fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second, 20 Hz, cannot be detected by the human ear. Such sounds are called inaudible. On the higher side of sound of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second, 20 kilohertz, are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. इसका मतलब ये है कि जो तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियाँ मानव कान जो अन है वो सुन नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव उसे मतलब कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं, इनऑडिबल। इधर लगभग अगर 20,000 कंपन प्रति सेकेंड यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ ही भी मानव जो कान द्वारा संसूचित नहीं होती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की जो आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही हम सुन सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, नॉइज एंड म्यूजिक, शोर तथा संगीत। ये क्या होता है? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज discomfort to you? Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। आगे क्या है? सपोज कंस्ट्रक्शन work is going on your neighborhood. Are the sound coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sound produced by horns of buses and trucks? Such unpleasant sounds are called noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced by called? ये कह रहा है कि मान लीजिए आपकी जो अड़ोस पड़ोस की जो निर्माण कार्य चल रहा है अड़ोस पड़ोस में, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ जो सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के जो हॉर्न से ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? ये आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑन द अदर हैंड you enjoy sounds from musical instrument. Musical sound is one which is pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? जैसे कि दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। जैसे सुसर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुसर ध्वनि कहलाती है। ये था हमारा 13.7। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बच गया, एक है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ये क्या होता है देखते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution.
मतलब आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। जो नॉइज पॉल्यूशंस होते हैं, ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं, ये हम पढ़ेंगे। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ excessive noise in the surroundings may cause many health related problems? Lack of sleep, hypertension, high blood pressure, and anxiety, and many more health disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. क्या आप जानते हैं कि जो परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के जो उपाय हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances. इसके बाद हमसे कहा गया है जो ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायातों के वाहनों और औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रोकथामक युक्तियाँ लगनी चाहिए। जैसे हम बात करें ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए और स्वचालित वाहनों की हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए और जो ध्वनि प्रदूषण की हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा वाहनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंच पाए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारी आज की क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।